अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग अप्रैल के महीने के तेलंगाना स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और ये आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप 3, ग्रुप 2 और जेएल का जो एग्ज़ाम है और गुरुकुल के जितने एग्जामिनेशंस है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल 2023 के हैं उनको कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरी गारंटी इस बात की है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज आप गेन करने वाले हैं। लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। वो ये है कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ा जो अंबेडकर का जो स्टैट्यू है, जो मुजस्समा है, वो किस शहर में है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने: हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता। तो आप जवाब दीजिए इसका। तो अगर हम इसका सही जवाब देखेंगे तो दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद में अंबेडकर का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू मौजूद है, जो कि पूरे इंडिया में इतना टॉलेस्ट, इतना लंबा स्टैच्यू कहीं भी नहीं है। तो इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो अप्रैल के महीने में जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, उस मौके पर हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अंबेडकर की 132 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर 125 फीट के तवील टॉलेस्ट स्टैच्यू को, जो कि ब्रोंज से बनाया गया है, उस मुजस्समे का उन्होंने नकाब कुशाई अंजाम दिया है, उसका इफ्तिताह किया एक तरीके से। तो जो ये जो प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट अंबेडकर के जो पोतरे हैं प्रकाश अंबेडकर, वो बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर हाजिर हुए। और यहाँ पर जब ये तकरीब हो रही थी तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, बुद्धिस्ट गुरु, उन लोगों के जो पूजा वगैरह जो भी हुआ, उनका जो हाइम्स रहते, जो मंत्र रहते, वो मंत्र पढ़ते हुए इसका बाज़ाब्ता, इसकी नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए से फूलों की बारिश भी की गई थी। तो अब आप पूछेंगे कि ये है कहाँ पर? तो ये एनटीआर गार्डन से थोड़ा आगे जब जाएंगे आप, हुसैन सागर लेक के करीब में, और ये तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से बिल्कुल मुत्तसिल इलाके पे मौजूद है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट है और उससे थोड़ा आगे आने के बाद आपको ये अंबेडकर का स्टैच्यू नजर आएगा। तो इसके कुछ खुसूसियात है। यहाँ पर ये बात बताने का मकसद, एज ए करंट अफेयर्स इसको लाने का मकसद ये क्या है, इसके चंद खुसूसियात हैं। ये ब्रोंज का जो है मुजस्समा है। ब्रोंज का मतलब इसमें कॉपर यानी तांबा, और उसके साथ साथ उसमें दूसरे मेटल्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और मैंगनीज, ये तीनों को मिलाया जाता। और इसको कांसी बोलते, ब्रोंज का मतलब उर्दू में कांसी बोलते। तो इसके लिए टोटल 360 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया और 100 टन का जो है ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए टोटल खर्चा 145 करोड़ रुपए का आया। और इस पूरे मुजस्समे के लिए 114 मेट्रिक टन ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया। और आप देख सकते हैं 360 मेट्रिक टन का स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो बाज़ाब्ता इस मुजस्समे की तरतीब जो दिए हैं इस मुजस्समा साजी के लिए, तो पद्म भूषण राम वांजी सूतर, ये नाम याद रखिए। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि राम वांजी सूतर जो कि पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता हैं, उन्होंने इस मुजस्समे की बाज़ाब्ता तरतीब या उसकी तश्कील, उसकी शक्ल को अंजाम दिया है। तो इसके साथ साथ जो है ये जो मुजस्समा है, इसके साथ साथ वहां पे एक म्यूजियम भी है और एक आर्ट गैलरी भी है, जो कि अंबेडकर की जिंदगी और उनकी जिंदगी में जो कारनामे हैं उनको जाहिर करने वाला है। और इसके अलावा ये पूरा जो प्लेस है ये 11 एकड़ 11.7 एकड़ पर मुश्तमिल है, और मुजस्समे के आसपास में 2.9 एकड़ का लैंडस्केप गार्डन भी मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने सेकंड करंट अफेयर्स की तरफ। वो ये है कि हम सब जानते हैं कि तेलंगाना में नया सेक्रेटेरिएट बना था, बट आपसे मेरा सवाल है कि वो उसका क्या नाम रखा गया?
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके 3 ऑप्शन है, तेलंगाना सचिवालयम, या मना तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, या BR अंबेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो इसका हम जवाब देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो BR अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट इसका पूरा नाम है, याद रखिए। और इसका जब अंबेडकर का मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दिए उसके बाद ही, उसके 2-3 दिन के बाद ही जो है इस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह हुआ था। तो इसका इफ्तिताह देखिए, आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारे के चंद्रशेखर राव मौजूद हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं पूरे प्रोग्राम को, और यहाँ पे ये सेक्रेटेरिएट का अंदर का मंजर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ खुसूसियात है इस बिल्डिंग के, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी कुछ खुसूसियात है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो क्या है, तो ये इंडो सरासीनिक स्टाइल है। इंडो सरासीनिक स्टाइल ये इसका नमूना है, कंस्ट्रक्शन का नमूना है, और ये कहां पे मौजूद है, हुसैन सागर के करीब में मौजूद है। और ये एक यूनिक आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन हो गया। अब आजकल अगर आप आजकल वहां पे जाएंगे तो लोग बहुत ज्यादा घूमने फिरने के लिए आ रहे, खास तौर पे हुसैन सागर के पास लोग सेक्रेटेरिएट का नजारा करने के लिए आ रहे, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, सेल्फियां ले रहे, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया। तो अब हम बात करेंगे इंडो सरासीनिक आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में ये स्टाइल ये है कि 19वीं सदी के बाद से ब्रिटिश वालों ने इस इंडो सरासीनिक स्टाइल को अपनाया है। किस लिए? पब्लिक एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ये विकिपीडिया का सोर्स मैं आपको बताया। अब यहां पे ये है कि इसके डिजाइनर कौन है, तो आप याद रखिए कि डिजाइनर का ताल्लुक चेन्नई से है। उनका नाम है पोन्नी कॉन्सेसौ और ऑस्कार कॉन्सेसौ, इसके डिजाइनर है। 2 लोग हैं, एक का नाम पोन्नी कॉन्सेसौ और दूसरे का नाम ऑस्कार कॉन्सेसौ, ये दोनों उसके डिजाइनर है। और इंडो सरासीनिक स्टाइल की खास बात यह रहती कि जितने आप ब्रिटिश के कंस्ट्रक्शंस वगैरह देखेंगे, आपको यूपी में, आपको जो है मुंबई में भी नजर आते ब्रिटिश वाले, तो वो लोग एक डोम भी बनाते, तो जो कि यहां पे आप देख सकते हैं तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के कुछ डोम है, गुंबद है। तो ये क्या है, एक तरह से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक इम्तिजाज भी है उसके अंदर। यानी इंडो सरासीनिक स्टाइल अगरचे के ब्रिटिश की तरफ से बनाया गया, बट इसमें एक इस्लामिक स्टाइल के जो गुंबद वगैरह नजर आते हैं वो चीजें भी यहां पे हैं। इसके अलावा कुछ और खुसूसियात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बिल्डिंग में टोटल आपको एक तो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है जहां पे मुलाजिमीन आके काम करते हैं, और इसके अलावा विजिटर्स के लिए बिल्डिंग है। मतलब विजिटर्स मतलब कोई किसी से मिलने के लिए आते, कोई बाहर के लोग अंदर आना चाहते तो उनके लिए, और पुलिस मुलाजिमीन के लिए और फायर डिपार्टमेंट के लिए भी वहां पे ऑफिस है। इसके अलावा टेम्पल भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी वहां पे मौजूद है। और इसके अलावा लैंडस्केपिंग के लिए मतलब खूबसूरत नज़ारे वगैरह बनाए गए, स्टोन पेवमेंट्स है, मतलब खूबसूरत पत्थरों के जरिए रास्तों को सजाया गया, और बहुत ही मुतनव्वु किस्म के दरख्तों को वहां पर लगाया गया, और फाउंटेन भी वहां पे मौजूद है, पार्किंग भी है वीआईपीज के लिए। यहां पे एक खास बात यह है कि जो मेन डोम है इस सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का, इस डोम पर एक अशोका के जो 4 शेर हैं उसका जो एक बेहतरीन जो उसका जो कैपिटल है, अशोकास 4 लायन कैपिटल, वो उसको लगाया गया। आप देख सकते ये जो मेन डोम है उसके ऊपर अशोका के जो 4 शेर हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है कि टोटल 8 फ्लोर पर मुश्तमिल है, ग्राउंड फ्लोर और उसके नीचे, ठीक है, लोअर ग्राउंड प्लस ग्राउंड फ्लोर। लोअर ग्राउंड बोलता एक तरह से पार्किंग वगैरह के लिए, फिर उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर जो है ना टोटल जो है 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। और चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो सबसे टॉप में है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे टोटल जो है 24 एलिवेटर्स है यानी लिफ्ट हैं, और 635 रूम इसके अंदर है, और 30 कॉन्फ्रेंस हॉल जो है इस सेक्रेटेरिएट में बनाए गए। इसके अलावा ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये 2.25 एकर्स पर मुश्तमिल है, और यहां पे 564 कार्स की पार्किंग की गुंजाइश है। और यहां पे सीएमओ की जो ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो
6वें फ्लोर पर है और वहां पे बुलेट प्रूफ विंडोज मौजूद है और वहां पे एक कैबिनेट रूम भी है जहां पर चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इजलास भी करते। यहां पे और एक चीज है कि ये जो सेक्रेटेरिएट पुराना था ये तो अब बना, लेकिन इससे पहले पुराना जो था वो निजाम के दौर में बनाया गया, जिसको जुलाई 2020 में जो है मुनहदिम करके ये सेक्रेटेरिएट बनाया गया। और टोटल इस बिल्डिंग में 34 गुंबद है और 2 बड़े जो है शुरू में है, सामने 2 बड़े हैं। और यहां पे बता रहे हैं कि जो बड़े गुंबद है उस पे जो है नेशनल एम्बलम, जो ये है नेशनल एम्बलम, वो इंस्टॉल किया गया। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, तो वो उसका नाम है शाहपुरजी पल्लोंजी एंड कंपनी। इसका ताल्लुक मुंबई से है। इस कंपनी ने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अब चलते हैं तीसरे करंट अफेयर की तरफ। वो ये है कि जो अर्बन हीट होता, यानी शहरी इलाकों में देही इलाकों के मुकाबले ज्यादा गर्मी रहती, तो उस गर्मी को रोकने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने हालिया अरसे में एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का नाम क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है या कूल रूफ पॉलिसी है? तो इसका जवाब हम देखेंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है कूल रूफ पॉलिसी है। तो बेसिकली क्या है कूल रूफ पॉलिसी का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कूल रूफ पॉलिसी ये है कि मिसाल के तौर पे ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है। अगर गर्मियों का मौका आता, अप्रैल और मई के महीने में शिद्दत की गर्मी होती, तो जिसके पास थोड़े अच्छे पैसे रहते उन क्या करता, कूलर खरीदता। उससे भी ज्यादा जिसके पास पैसे रहते उन क्या करता, सूरज की गर्मी जो उसके घर पे पड़ती, जिसको सोलार रेडिएशन बोलते, वो उससे अपने आप को, चूंकि उसको इफाका होना है तो उन क्या करता, एसी लगा लेता। तो गवर्नमेंट चूंकि एसी पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती, बट एक पॉलिसी बना सकती। वो ये है कि आपकी छत पे आप क्या करिए कि पेंटिंग लगाइए, व्हाइट पेंटिंग, या टाइल्स लगाइए या कुछ और लगाइए, जिसकी वजह से आपकी छत को जो है जो सोलार रेडिएशन पड़ता वो जो है उसको रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब जैसा उसकी गर्मी की तमाजत रहती वो वापस चले जाए, आपके घर पे उसका असर ना पड़े। तब बेसिकली पॉलिसी क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पॉलिसी ये है कि, एक सेकंड, तो बेसिकली ये पॉलिसी ये है कि ये जो कूल रूफ पॉलिसी है, तो एक अंदाजे के मुताबिक गांव दीही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में 2.4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रहता, गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते, अर्बन हीट आइलैंड्स बोलते, मतलब अर्बन हीट आइलैंड्स मतलब वो शहरी इलाके जहां पर शिद्दत की गर्मी होती, इसलिए होती, लोग जो है एसी यूज करते, इसके अलावा पोल्यूशन रहता और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहता। तो अब क्या कर रही गवर्नमेंट, ये बोल रही कि यहां पे ये बता रहे कि आप जो है, अब मैं आपको पॉलिसी क्या है वो बताना चाहता हूं। पॉलिसी ये है कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस रहेंगे और जितने गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स रहेंगे और जितने कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेंगे, नॉन रेसिडेंशियल गैर रिहायशी बिल्डिंग्स रहेंगे, उन तमाम को ये मैंडेटरी है कि बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक बनाई गई तो उसका जो परमिशन या सर्टिफिकेट मिलता, उसको अगर हासिल करना है तो जितने कमर्शियल बिल्डिंग्स है या सरकारी बिल्डिंग्स है उनको चाहिए कि कूल रूफ पॉलिसी को वो लोग इंश्योर करना कि कूल रूफ हुआ, ठीक है। यानी कूल रूफ हुआ मतलब उनके छत पे जो है बाजाब्ता या तो पेंटिंग के जरिए या टाइल्स लगाते हुए या दूसरे मटेरियल लगाते हुए बाजाब्ता कूल रूफिंग किया गया, जिसकी वजह से उनके छतों पे जो है ज्यादा गर्मी नहीं रहती और उसका नतीजा यह होता कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते और आगे चल के उसका यह फायदा होता कि वो, चूंकि हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा कौन सी रहती, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी रहती, यानी आप कोयला जलाते हुए बिजली हासिल करते, तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे वो एक तरह से पोल्यूशन ही रहेगा, वो एयर पोल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए ये करे। अब क्या है, अब
यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात हुई और कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात हुई, उनके लिए तो चाहे जितनी भी जमीन का हिस्सा रहो, 100 गज, 150 गज, 200 गज, उनको तो ये तो हासिल करना ही है, ये सर्टिफिकेट कूल रूफ पॉलिसी को इंश्योर करना है। अब जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रहेंगे, अगर वो 600 एकड़ पर, सॉरी 600 स्क्वायर यार्ड्स, 600 गज के है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर वो 600 गज का है तो उनको कूल रूफ एप्लीकेशन हासिल करना ही पड़ेगा। उससे कम है तो ऑप्शनल है, बट 600 गज से ज्यादा अगर बिल्डिंग है, उनका काम यह है कि वो लोग इसकी सर्टिफिकेट, कूल रूफ पॉलिसी का सर्टिफिकेट उनको हासिल करना ही पड़ेगा। तो जब तक ये सर्टिफिकेट आप हासिल नहीं करेंगे, आपको जो है बिल्डिंग की परमिशन, सॉरी बिल्डिंग का जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कभी भी हुकूमत आपके बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर सकती। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो आप देखना चाहिए कि तेलंगाना जो है तमिलनाडु और केरला के बाद थर्ड मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा शहरियत बढ़ रही है, शहरी इलाके तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहां पे मतलब यह है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, शहरी इलाकों में जिंदगी गुजार रही है। तो अब यहां पे यह है कि जो रेसिडेंशियल एरियाज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर वो 600 स्क्वायर यार्ड्स, 600 गज के हैं, तो उनको तो ये कूल रूफ पॉलिसी का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। अगर वो कमर्शियल या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है तो उनको तो किसी भी हाल में ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। और बाजाब्ता इसका आगाज भी हो गया 1 अप्रैल से। ठीक है, केटीआर बोल दिए कि 1 अप्रैल से बाजाब्ता आगाज हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे शहरी इलाके कम से कम बिजली का इस्तेमाल करते, और उसका नतीजा यह होता कि आगे चल के जो है वो माहौलियात के लिए भी बेहतर रहता। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कई लोग पूछे कि सर ये G20 क्या है। तो हैदराबाद में 3 रोजा एक मीटिंग हुई, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ये क्या है कि G20 एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मतलब आप दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक की एक बड़ी तंजीम है G20। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कई ममालिक आते। ओके, तो इस तरह से ये 20 दुनिया के ताकतवर ममालिक की एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उस ग्रुप के तहत जो है एक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है। उस ग्रुप का 3 रोजा इजलास जो है हैदराबाद में हुआ था, और इस इजलास में 81 फॉरेन डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। बट यहां पे पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2 बातें आपको समझना। एक तो G20 समझना, और इस साल इंडिया जो है G20 की सदारत कर रहा है, प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला। ठीक है, 2 पॉइंट्स। तीसरी बात यह है कि इसका जो थीम है वो क्या है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि G20 जो है, जैसा मैं अभी बताया, दुनिया के 20 बड़े ममालिक की एक एसोसिएशन, एक ग्रुप है, जो कि 1999 में बना। कब बना? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बना। और अब याद रखिए कि G20 की जो सदारत है वो इंडिया जो है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक इंडिया के पास है। तो इसका मतलब यह है कि G20 का कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है तो क्या होता कि एक साल एक मुल्क जो है उसकी सदारत करता। बेसिकली एक ट्रायंगल में रहता, ट्रायंगल स्टाइल में रहता। ट्रायंगल स्टाइल मतलब गुज़िश्ता साल इसकी सदारत किसके पास था, मौजूदा साल इसकी सदारत किसके पास है, और अगले साल इसकी सदारत किसके पास है। 3 पॉइंट। गुज़िश्ता साल इसकी सदारत था इंडोनेशिया के पास, और मौजूदा 2023 की जो सदारत है ये इंडिया के पास है, और अगली जो 2024 की सदारत है ये ब्राजील के पास है। ठीक है, तो अब जिसकी सदारत है G20 उसके पास रहता। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही। ठीक है, तो यहां पे ये है कि G20 की अहमियत क्या है कि ये जितने ममालिक है, 20 ममालिक, ये टोटल दुनिया का
जीडीपी का 85% हिस्सा कवर करते, यानी वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है उसका 85% हिस्सा इन 20 ममालिक के पास है। और ग्लोबल ट्रेड, जितनी बैनुल अक़वामी तिजारत होती उसका 75% जो है इन्हीं 20 ममालिक के हाथों में है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये G20 के जो ममालिक है, दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन जो है इन 20 ममालिक में मौजूद है। तो आप समझ सकते कि इतनी बड़ी तंजीम की सदारत इस साल इंडिया कर रहा। तो हमारा थीम क्या है, अब आप देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये इसका असल जो मीटिंग है 9-10 सितंबर 2023 को इसकी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले इंडिया चाह रहा कि साल भर इंडिया के अलग अलग शहरों में G20 के अलग अलग मीटिंग्स करते हुए इंडिया अपने पोजीशन को दुनिया के सामने मजबूती के साथ पेश करे। तो अब इसका जो है मोटो क्या है, आप देख सकते हैं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एक जमीन एक खानदान एक फ्यूचर। तो इसका आप देखेंगे, इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे वसुदेव कुटुंबम, यानी सारी दुनिया एक फैमिली है। इंडिया का ये थीम है। तो ये कब होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है 9 और 10 सितंबर को। और उससे पहले जो है इंडिया के हर शहर में जो है, तकरीबन हर बड़े शहर में इसके मीटिंग्स हो रहे। टोटल कितने G20 मेंबर्स हैं, तो आप यहां पर देख सकते। तो अगले साल 2024 में इसकी सदारत कहां पर, ब्राजील के दूसरे बड़े शहर डी जेनेरो में होने वाला है, ये अगले साल है। तो जैसा मैं बताया, गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया के पास था, मौजूदा साल जो है ये इंडिया के पास है, और आने वाला साल ये ब्राजील के पास है। तो अब याद रखिए कि हैदराबाद में इसकी डिजिटल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ था अप्रैल में। तो इसमें जो है हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड और उसके असरात, डिजिटल इंक्लूजन, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रहा, बट इसके अंदर जो समाज के कमजोर और जो पसमानदा तबकात है, जैसे गरीब लोग हैं, और इसके अलावा जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी में कैसे आगे लाना, इसी तरह उन इलाकों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाना जहां पर पहले उसके फैसिलिटीज नहीं है। और डिजिटल करते करते हम क्या कर रहे हैं कि माहौलियात को नुकसान पहुंचा दे रहे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और जो भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है उन पर जो है बाजाब्ता 81 फॉरेन डेलीगेट्स हैदराबाद आए, और उस पर जो है 3 दिन तक बाजाब्ता वो लोग अपने अपने नुकात को पेश करे थे। ठीक है, तो इस एतबार से ये G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब आगे 5th करंट अफेयर की तरफ, जो कि मैं आपसे एक सवाल की शक्ल में पूछूंगा। वो ये है कि बिगेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पे है रूरल इंडिया में, मतलब इंडिया के दीही इलाकों में सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर शुरू किया गया, हैदराबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट में। तो इसका जवाब यह है सिद्दीपेट में शुरू किया गया। अब आप देखिए यहां पे आप देख सकते कि सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब जो पानी पहले से इस्तेमाल किया गया उसको इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते कि फिर से वो दोबारा साफ पानी बन जाता और उसको इंसानी इस्तेमाल के लिए उसके लायक बना दिया जाता। तो हरीश राव जो है उसका इफ्तिताह करे, और जो पंचायत राज मिनिस्टर एर्राबल्ली दियाकर राव है, यहां पर आप देख सकते ये लोग इसका इफ्तिताह करे थे। और ये कहां पे है, ये 540 मिलियन लीटर पर डे, एक दिन में 540 मिलियन लीटर का वाटर ट्रीटमेंट ये करने का ये प्लांट है। ये कहां पे है, सिद्दीपेट के कुकुनूरपल्ली तिप्पारम विलेज में मौजूद है। और ये रूरल इंडिया के देही इलाकों में सबसे बड़ा प्लांट है, और तेलंगाना में सबसे बड़ा वाटर प्लांट है, चाहे वो शहरी इलाकों में या देही इलाकों में। तेलंगाना का सबसे बड़ा है, और इंडिया के लेवल पे देही इलाकों का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये जो है तेलंगाना के 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पानी पहुंचाएगा। सिद्दीपेट, गजवेल, दुब्बाका, मेडचल, आलूर, ये सारे आप देख सकते। आपको इंशाल्लाह PDF शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख सकते। चलते हैं हमारे 6th करंट अफेयर्स की तरफ। वो ये है कि जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करे, तो उनका जो पहला काम था वो ये था कि उन्होंने जो है
कुछ अहम फैसले लिए थे, कुछ अहम फाइल्स पे दस्तखत करते हुए मंजूरी दी थी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 5,544 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को उन्होंने रेगुलराइज करे थे, जो कि ये एम्प्लॉयज 5,544 16 अलग अलग डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा दलित बंधु स्कीम 2023 के लिए जो फाइल है, इसका मतलब यह है कि तेलंगाना के टोटल 119 असेंबली हल्के हैं। 119 में एक असेंबली हल्का हुजूराबाद है, जहां से ईटला राजेंद्र एमएलए बने थे बाई इलेक्शन जीत के। तो वहां पे तो पहले से दलित बंधु लॉन्च हो गया। अब यह है कि बाकी के जो 118 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पे हर असेंबली में 1100 बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए देने का जो प्रोग्राम है, 1100 बेनिफिशियरीज में हर एक को 10-10 लाख रुपए देने का यह प्रोग्राम है, उसके लिए इन्होंने सिग्नेचर किया। अब तीसरा जो है पोडू लैंड्स जो रहते हैं, जहां यानी तेलंगाना में कुछ कबायली तबकात हैं लाखों की हजारों की तादाद में, वो लोग क्या करते कि पोडू लैंड्स मतलब उनको जहां पर फैसिलिटी है वो लोग उन लैंड्स पे खेती बाड़ी कल्टीवेशन करते थे, लेकिन उनको ओनरशिप राइट हासिल नहीं था, इसलिए उनको कई प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अब तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करने वाली है, टोटल 1,35,000 बेनिफिशरीज के अंदर जो है 3,90,000 एकड़ की जमीन की ओनरशिप तकसीम करने देने वाली है। ठीक है, ओके। अब यहां पे सीएम रिलीफ फंड के एक फाइल पे उन्होंने साइन करे। इसके अलावा केसीआर न्यूट्रिशन किट के बारे में जो शुरू में जब ये लॉन्च किया गया तो तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, जहां पर अनेमिया की बीमारी, जहां पर खवातीन के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है। अब उस स्कीम को 9 से जो है 33 डिस्ट्रिक्ट्स तक जो है फैलाने मतलब लागू करने का फैसला किया गया, और इसके तहत जो है टोटल 13,08,000 किट्स तकसीम किए जाएंगे, जिसमें से 6,80,000 प्रेग्नेंट वुमेन को इससे फायदा पहुंचेगा, और हर एक किट जो है 2,000 रुपए के बराबर रहेगा, और इस तरह से गवर्नमेंट को 277 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे। तो तेलंगाना के मतलब ये केसीआर के अहम फैसले हैं, जो नए सेक्रेटेरिएट में इन्होंने कुछ अहम फैसले लिए, तो वो फैसले हैं, याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 7वें करंट अफेयर की तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट मत करिए। वो ये है कि तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत, इंसान जो काम एक दिन में या चंद 8 घंटे में करता, सिस्टम क्या करता, टेक्नोलॉजी वो 1 घंटे में कर दे रहा। ठीक है, मैं एज ए ट्रांसलेटर बता रहा हूं, पहले लोग ट्रांसलेशन कराते थे काम के लिए, बट आजकल गूगल लेंस एक सॉफ्टवेयर आ गया। आपको तेलुगु में कोई भी पोस्टर नजर आया, आप क्या करें, गूगल लेंस ओपन करके उसको स्कैन करते ही क्या है, वो तेलुगु में है तो आपको उर्दू में या इंग्लिश में वो शो करता, उसका लाइव ट्रांसलेशन। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप फोटो एडिट करने के लिए नए नए इफेक्ट्स लगा दे रहे, बहुत आसान हो गया ना काम, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत, अब चैट जीपीटी आया, ठीक है, तो ये सब चीजें आगे चल के बहुत कुछ करने वाला है, ये बहुत कुछ जो है रेवोल्यूशन आने वाला है। तो इसको पहले ही तेलंगाना की गवर्नमेंट ने भांप लिया, और उसको साल 2020 को बोले कि भाई ईयर ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल है, साल 2020। तो अब क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ये चाह रही कि तेलंगाना में जितने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जितने स्टार्टअप्स बनेंगे, नया आइडिया लेके नई कंपनी बनाने वाली जितनी भी कंपनियां रहेंगी, उनको कुछ फैसिलिटीज देने वाली, जैसा कि क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है, उसको बोलते हैं TAIM, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। ये फुल फॉर्म है TAIM का। तो इसने जो है पुणे में मौजूद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके साथ एक मुआहिदा किया, और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ एक मुआहिदा किया। तो इस TAIM ने CDAC के साथ एक और IIT हैदराबाद के साथ एक, 2 अलग अलग मुआहिदे किया। क्या मुआहिदे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ये चाह रही कि दुनिया के 25 ग्लोबल AI इनोवेशन
मराकिज में, मतलब एआई पर काम करने वाले दुनिया के 25 बड़े शहरों में हैदराबाद पहुंचे। इसके लिए तेलंगाना ये चाह रहा कि एआई के जितने नए नए आइडियाज के कंपनियां, जितने स्टार्टअप्स आना है उनको आने देना है। इसके लिए एक प्रोग्राम भी है रेव अप के नाम से। तो उस प्रोग्राम के तहत जो जो कंपनियां काम करेंगे उनके लिए हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये 2 मुआहदे TAIM ने एक CDA सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के साथ और जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के साथ मुआहदे किया, ताकि हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग की फैसिलिटी उनको हासिल हो सके, जो कि बाहर महंगे रहते और ये लोग सस्ते में वो फैसिलिटी देते। और इसका फायदा ये होता कि गवर्नमेंट जो है तेलंगाना स्टेट में नए नए एआई स्टार्टअप्स आते। ठीक है, अब यहां पे देख सकते। तो यहां पे 2020 को ईयर ऑफ एआई का ऐलान किया गया। एग्जाम में पूछे तो पूछा जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 करंट अफेयर की तरफ। वो यह है कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्वेरियम किधर है? हैदराबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब है हैदराबाद में अभी बनने वाला है, हैदराबाद कोतवालगुड़े में। आप देख सकते कि हैदराबाद में जो है ये बेसिकली ये जो है कोतवालगुड़ा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको कौन बना रहे? HMDA की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। तो ये कहां पे है? कोतवालगुड़े के इको हिल पार्क के पास ये बनाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये ऐसा जो एक्वेरियम है वो सिंगापुर, शंघाई और दुबई में है। गवर्नमेंट चाह रही कि भाई जो लोग तेलंगाना में, हैदराबाद में बोर हो जाते हैं इतवार के दिन, जो लोग बोलते हैं ना क्या है भाई हैदराबाद में, यही वंडरला, वही हुसैन सागर, वही जलविहार, तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी तफरीह की जगह बनने वाली है। तो अब ये गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ा एक्वेरियम हो। आप एक मॉडल बता रहे हो, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, बट आप ऐसा बीच में से जाते हुए समंदरी जानवरों को देख सकते। ठीक है, अब इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि इसको एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। क्या बनाते हैं इसके अंदर कि यहां पे ये भी बना रहे कि एवियरी भी बनाना चाह रहे हैं, यहां पर चिड़ियाघर भी बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो है एडवेंचर जोन, बटरफ्लाई पार्क, रिजॉर्ट, फूड कोर्ट और जो है 2.5 किलोमीटर पर वॉकिंग का एक रास्ता बनाना। यानी आपको दिल बोला इतवार के दिन सीधा गाड़ी लेके आ जाना घूमने के लिए आप हैदराबाद में, तो एक साल के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वो ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट को नेशनल पंचायत राज अवार्ड्स मिले हैं। तो कितने अवार्ड्स मिले? ये टोटल 13 अवार्ड्स मिले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे कि नेशनल पंचायत राज अवार्ड्स मिले हैं। तो इसमें तेलंगाना को टोटल 13 अवार्ड्स मिले हैं साल 2023 के तहत में। और ये कब मिले? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे के मौके पर ये अवार्ड्स जो है तेलंगाना को दिए गए। तो ये कौन इन अवार्ड्स को दिए गए? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की तरफ से ये अवार्ड्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये 13 अवार्ड्स में से 8 अवार्ड्स जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत ये अवार्ड जो है 13 में से 8 जो है इसके अंडर दिए गए और 5 जो है बाकी के नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत दिए गए। तो अब ये बेसिकली क्या है? ये जो अवार्ड्स रहते जो पंचायत इलाके बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं ब्रीफली। यहां पे ये भद्राद्री कोत्तागुड़म में जो है गौतमपुर बोल के एक गांव है जिसको हेल्दी पंचायत का अवार्ड मिला, जिसके तहत 50 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह जनगांव के नल्लेटला गांव को जो है वाटर सफिशिएंट पंचायत इलाके के तौर पे, मतलब उनको 8 अवार्ड्स जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत और 5 जो है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यहां पे आप एरिया भी देख सकते। यहां पे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड किसको मिला? तो ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में जो है को मिला। इसमें इसके तहत 3 करोड़ रुपए दिए गए। तो यहां पे बेस्ट ब्लॉक पंचायत अवार्ड तिम्मापुर करीमनगर में दिया गया। इसी तरह सिद्दीपेट के एर्रावेली को जो है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार के तहत एक सर्टिफिकेट दिया गया। तो यहां पे गवर्नमेंट ये चाहती कि वो पंचायत इलाके जो बेहतरीन परफॉर्मेंस जाहिर करते उनको माली तौर पर अवार्ड्स गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया देती, ताकि उनकी भरपूर हौसला अफजाई हो सके और उनका नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए, किसी को खाली सर्टिफिकेट दिया गया, किसी को 75 लाख दिए गए, किसी को 50 लाख दिए गए, किसी को 40 लाख, किसी को 30 लाख रुपए, अलग अलग पंचायत को बेसिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। कैसे परफॉर्मेंस? वुमेन फ्रेंडली पंचायत है, सोशली सिक्योर्ड पंचायत है, गुर्बत का खात्मे का पंचायत है, और गुड गवर्नेंस मतलब बेहतरीन हुक्मरानी का अवार्ड दिया गया, एंड क्लीन एंड ग्रीन पंचायत का अवार्ड दिया गया। इस तरह से अलग अलग जुमरों में, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रकम के इनाम के साथ ये अवार्ड्स दिए गए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए, ठीक है। इसके तहत ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रख लीजिए, एक से दो बार पढ़ लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्या है कि तेलंगाना में 2 नए मंडल बनाए गए। कब? 18 अप्रैल से ये 2 नए मंडल का क़याम अमल में लाया गया। तो एक मंडल जो है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है और एक मंडल जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या करे कि कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक रामारेड्डी मंडल है, तो रामारेड्डी मंडल का 1 गांव और माचारेड्डी मंडल के 9 गांव, माचारेड्डी मंडल के 9 गांव और रामारेड्डी मंडल के 1 गांव, ये 10 गांवों को मिला के एक नया पालवंचा मंडल बना दिए। और इसी तरह जोगुलांबा गढ़वाल में एर्रावल्ली के नाम से एक नया मंडल बनाए। इटिक्कियाला मंडल के 9 गांवों को अलग करके इस एक नए मंडल को बनाए जिसका नाम एर्रावल्ली है। तो 2 नए मंडल है, एक कामारेड्डी में, दूसरा जोगुलांबा गढ़वाल में। कामारेड्डी का जो मंडल है उसको पालवंचा मंडल बोलते नाम रखा गया, और जो जोगुलांबा गढ़वाल का जो मंडल है उसको एर्रावल्ली का नाम रखा गया है। तो अब एक सबसे जो हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो ये है कि तेलंगाना के जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने 3 बिल्स को मंजूरी दिया है, ठीक है। तो 3 बिल्स को उन्होंने मंजूरी दिए थे। क्या है वो बिल्स? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं। वो ये है कि सितंबर 2022 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स को पास किया था, और आपको मालूम है गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो जितने वुज़रा रहते और उनकी सदारत जो चीफ मिनिस्टर करते, उनके एड एंड एडवाइस पे काम करना ये गवर्नर का काम है। अब यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सितंबर में पास करें बिल्स असेंबली में, और आप जो है उसको मंजूरी तक नहीं दिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इंतजार करी आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पिटीशन डाले कि गवर्नर जो है हमारे कामों में रुकावट पैदा कर रहे और जो है ये बिल्स को जो है मंजूरी नहीं दे रहे, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए बात आई तो उसी दिन अचानक जो है गवर्नर ने जो है इनमें से कुछ बिल्स को मंजूरी दिए, कुछ। अब ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन याद रखिए। वैसे तो ये बिल्स 14 सितंबर 2022 को पास हुए थे, और ये टोटल 10 बिल थे ये। और इन 10 बिलों में अब आप देखिए, इसमें जो 3 बिल्स जो इन्होंने पास करे थे वो तेलंगाना मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2022 और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 और तेलंगाना म्युनिसिपल लॉस अमेंडमेंट बिल 2022, इनको मंजूरी दिए। और 2 को इन्होंने क्या करे, दोबारा स्टेट गवर्नमेंट को वापस भेजा दिए, ये बोलते हुए कि इसमें कुछ आप तब्दीली करिए। वो दोनों बिल ये है तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2023 और आजमाबाद इंडस्ट्रियल एरिया टर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लीजेस अमेंडमेंट बिल 2022। इन दोनों को गवर्नर ने अपनी कुछ बातों को, अपने कुछ कंसर्न्स को रेज करते हुए गवर्नमेंट को दोबारा वापस भेज दी। इसके अलावा 2 बिल्स ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उन्होंने हवाले करे थे। वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री तेलंगाना बिल
और तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल, ये दोनों बिलों को उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजे। तो अब ये इतनी देर क्यों हुई, इस देरी की वजह बताते हुए जो गवर्नर की ऑफिस ने ये जवाब दिया कि गवर्नर ने अपने कुछ सवाल उठाए थे इन बिलों पे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्स आने में जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सैटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स नहीं मिला, काबिल इत्मीनान जवाब नहीं मिला, इसलिए ये ताखीर हुई। तो अब हम आखिर में हमारा जो 12वां करंट अफेयर है कि यहां पर IJR 2022 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में तेलंगाना को कौन सा पोजीशन मिला, तो इसका जवाब है 3rd पोजीशन मिला। तो बेसिकली क्या बात है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अभी अभी हाल में आया, तो इसको जारी कौन करे, टाटा ट्रस्ट इसको जारी करा, और ये कब से शुरू करा, 2019 से शुरू करा। आप देख सकते टॉप 1 नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये क्या करता, टाटा ट्रस्ट क्या करता कि अलग अलग रियासतों के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, जैसा कि उनकी पुलिस कैसी है, उनके पास अदलिया का सिस्टम कैसा है, उनके पास जेल खानों का निज़ाम कैसा है, जेलों का निज़ाम कैसा है, और मुल्जिम जो रहता जिसपे इल्ज़ाम रहता, ठीक है, FIR बुक होता, तो उनको कानूनी तौर पे कैसे मदद मिलती, इन सारे पैरामीटर्स के बुनियाद पे कुछ रैंक्स जो है टाटा ट्रस्ट जो है इंडिया के अलग अलग रियासतों को देता। तो आप देख सकते नंबर 1 पे जो है कर्नाटक है, नंबर 2 पे जो है तमिलनाडु है, और नंबर 3 पे अपना तेलंगाना है। आप देख सकते तेलंगाना को जो है 3rd नंबर मिला है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अब जो लास्ट करंट अफेयर है वो ये है कि एक इदारा है, ठीक है, जिसका नाम है हेनली पार्टनर्स, लंदन का इदारा है। यह इदारा क्या करता, हर साल वेल्दीएस्ट सिटीज का रिपोर्ट जारी करता, यानी दुनिया के अमीर तरीन शहरों का एक की लिस्ट जारी करता। यह कैसा कि किस शहर में कितने ज्यादा मिलियनर्स हैं, उसके बेसिस पे यह रिपोर्ट जारी करता। तो हैदराबाद को जो है, यह हैदराबाद 65 नंबर पे आता। दुनिया के अमीर शहरों में हैदराबाद का नंबर 65 है। तो फर्स्ट नंबर जो है वैसे न्यूयॉर्क है, और सेकंड नंबर जो है जापान का टोक्यो है, उसका दारुल हुकूमत टोक्यो है, ठीक है। अब इसमें मुंबई का जो प्लेस है वो 21 है, और अब बेंगलुरु को 60वां मकाम मिला, और कोलकाता को 63, और दिल्ली को 36, और हैदराबाद को 65 का रैंक हासिल हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सब्र के साथ ये पूरे हमारे टोटल 13 करंट अफेयर्स को देखें। आपसे गुजारिश है कि और भी हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जज़ाकल्लाहु खैर, मेरे को बहुत मजा आया पढ़ाते हुए।